गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, जो फर्स्ट में था ना, क्या करना था आपको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करनी थी, ठीक है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहाँ से करनी थी, इसमें बोल्ड में लिखना था, इन्होंने नहीं लिखा। यहाँ से लेके आपको जी यहाँ तक आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करनी थी कि भाई अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो इसको रिप्लेस कर दो और नीचे ऑप्शंस दिए उसमें से चूज़ कर दो। एक बार ही पढ़ो। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है इफ़ यू आर इन ए 3 month सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट एंड इन 2 weeks यू हैव पुट टुगेदर ए प्रोग्राम दैट सॉल्व पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, शो इट टू योर बॉस विदाउट डिले। कहते भाई अगर आप ना किसी 3 महीने के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट में हो और 2 हफ्ते के अंदर ही आपने क्या कर दिया, किसी प्रोग्राम को सॉल्व कर दिया, किसी प्रोग्राम को बना दिया और वो प्रोग्राम सॉल्व करता है प्रॉब्लम के किसी मेजर पार्ट को, तो उसे जल्दी ही अपने बॉस को दिखा देना चाहिए। भाई अब बात आई रिप्लेस करने की, तो देखो रिप्लेस क्यों करेंगे, रिप्लेस जब करते हैं जब दिए गए में कोई ना कोई गड़बड़ हो। इसमें क्या गड़बड़ है भाई, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। देखो यहाँ इन प्रेपोजिशन लगाई, टू एडजेक्टिव लगाया, वी किसने नाउन लगाया, प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके यहाँ एडवर्ब की तरह काम कर रहे थे। और भाई टाइम बताने वाली एडवर्ब थी तो मैं इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख सकता था, यानी यहाँ तो कोई गड़बड़ थी ही नहीं कि मैं इसको पीछे लेके जाऊँ, ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ना। यहाँ भी पीछे लेकर आ रहा है, यहाँ फिर आगे ला रहा है, तो आगे तो ऑलरेडी थी ही थी। एक सेकंड, हाँ आगे तो ये ऑलरेडी थी ही थी, ठीक है। अब इनमें देखो ए हट गया और सी भी हट गया। अब ढूंढो बी और डी में, सिर्फ आपके पास क्या बचा जी, बी और डी बचा। जब आप इसको गौर से पढ़ते हो ना तो आपको पता लगता है कि जो बी ऑप्शन है वो तो एज इट इज डी, बी ऑप्शन तो इसके अंदर दिया ही हुआ है, इसने एज इट इज बी ऑप्शन को ही तो उठाया। इन 2 weeks यू हैव पुट टुगेदर ए प्रोग्राम, इन 2 weeks यू हैव पुट टुगेदर ए प्रोग्राम दैट सॉल्व पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट सॉल्व पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इसका मतलब बी दे देता या फिर भाई नो इम्प्रूवमेंट देता, बात एक होती। अब देख लो एक बारी डी को, डी में और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। इन 2 weeks यू पुट टुगेदर ए प्रोग्राम दैट सोल्व ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो पहली चीज तो यार इसके अंदर कोई ओनली जैसा वर्ड लगा ही नहीं रहा, यहाँ बेवजह में ओनली क्यों डाल रहा है। जब बी के अंदर कोई गड़बड़ भी नहीं, फिर भी मैंने ऑप्शंस को चूज करा, ऑप्शंस को मैंने फिर भी पढ़ा, तो सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा था। तो भाई इसीलिए ना इसमें नो इम्प्रूवमेंट आंसर था, जो कि इसका बी ही लगता। एक मिनट दोबारा पढ़ लो। इन 2 weeks यू हैव पुट टुगेदर ए प्रोग्राम दैट सोल्व्स पार्ट ऑफ दी प्रॉब्लम, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो आगे क्या कहता है। मैनी ऑफ दीज एनवायरमेंटलिस्ट प्रोक्लेम टू सेव नथिंग लेस देन द प्लेनेट इटसेल्फ। कहते हैं ये जो पर्यावरण विशेषज्ञ है ना, ये क्या करते हैं, ये क्लेम करते हैं भाई, इनमें से बहुत सारे ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बचाया सिवाय प्लेनेट के। इसका मतलब उनकी कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, वो तो सिर्फ प्लेनेट को बचाते हैं। तो अब आप एक बात देखो, लेसर तो एक कंपैरेटिव डिग्री लगा रहा है, इसने कंफ्यूज करने के लिए देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाई, लेकिन यहाँ किसी से कंपेयर थोड़ी ही कर रहा है। ये तो कह रहा है कि इसके सिवा कुछ भी नहीं बचाया, तो लेस देन तो कुछ ऐसी सेंस दे रहा है ना कि कंपेयर करने की सेंस नहीं दे रहा था, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं बचती। अब आप देखोगे जो सी ऑप्शन है वो तो एज इट इज इसके अंदर दिया ही हुआ है, यानी सी तो मेरा नो इम्प्रूवमेंट वाला था। लेकिन अब एक बारी डी को देखो, देखो डी में क्या कहता है, मैनी ऑफ दीज एनवायरमेंटलिस्ट प्रोक्लेम वट, क्या प्रोक्लेम करते हैं, दैट दे सेव नथिंग लेस देन द प्लेनेट इटसेल्फ। ये थोड़ी सी अच्छी सेंस देता। भाई आपको भी पता है यहाँ क्या है, कहाँ है सेव कौन कर रहा है, इस सेव वर्ब को करने वाले भी ये एनवायरमेंटलिस्ट है और इस प्रोक्लेम को करने वाले भी ये हैं। एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के लिए एक फाइनाइट वर्ब आ गई, तो दूसरी वर्ब जो आई उसने अपने आप को क्या बनाया, नॉन फाइनाइट वर्ब बनाया, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब बनाया। लेकिन भाई नॉन फाइनाइट वर्ब बनाया, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट फिर भी ढंग से सेंस नहीं दे पाया। हाँ ये सही था, अगर आ जाता तो मैं इसमें कोई गड़बड़ नहीं डालता, लेकिन जब बात बेटर चॉइस की आई तो बेटर चॉइस यही कहती थी कि भाई हमने एक कंजंक्शन लगाई, इस नाउन को हमने रिप्लेस किया इस प्रोनाउन से और इसको एक फाइनाइट वर्ब बनाया, इसको एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि एक स्ट्रक्चर फॉलो हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। ऐसा स्ट्रक्चर ही तो हमें चाहिए, वो तो बिना बेवजह में डालते हैं जब मजबूरी होती है, ऐसा स्ट्रक्चर डाल दिया, तो ये ज़्यादा रेलिवेंट चॉइस थी, इसीलिए हम 10th का डी लगाते। 2 बच्चों ने कल होमवर्क किया, वेरी गुड, दोनों बच्चे होशियार है। एक है नीरज, एक तो था जी नीरज और एक थी प्रियंका। दोनों बच्चों ने पढ़ाई की है, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे श्योर नौकरी लगेंगे, ठीक है। जो बच्चा होमवर्क करेगा भाई, वीडियो देखेगा, वो नौकरी लगेगा। दोनों बच्चे हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आगे बढ़ो, देखो Bacon believes that the medical profession should be permitted to ease and quicken death where the end would otherwise only delay for a few days
एंड एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेट पेन। एक बच्चा और जो मैं कह रहा था, एक बच्चे का नाम था अजय, अजय भी जवाब देता है। ठीक है, मुझे अब एकदम से नाम स्ट्राइक होगा। देखो बेकन क्या है, किसी का नाम है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जो मेडिकल प्रोफेशन है ना शुड बी परमिटेड, उसको ना इजाज़त दे दो कि ईज कर दो और क्विकन कर दो डेथ को। भाई क्या होता है हमारे देश में, क्या सिस्टम है जी, हमारे देश में कोई बीमार है तो उसे हॉस्पिटल वाले जानबूझ के बचाते हैं, बचाते क्या, उसे वेंटिलेटर पर रखते हैं ताकि हॉस्पिटल का बिल बनाया जा सके। लेकिन यूएसए वगैरह में क्या होता है भाई, कोई बीमार है तो वो बंदा अपनी फैमिली, उसकी फैमिली या फिर वो बंदा खुद एक परमिशन ले सकता है वहाँ के किसी ऑफिसर से, जो भी उनका होता है भी डेजिग्नेटेड पर्सन, और उस परमिशन के बाद उस बंदे को इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाए। पर कोई ऐसी बीमारी है, देखो वैसे तो कहते हैं भाई आशा ही जिंदगी का नाम है, कभी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, भगवान का पता नहीं क्या डिसीजन है हमारी लाइफ के लिए, है ना। लेकिन फिर भी कई बार मान लो ऐसी बीमारी है, डॉक्टर्स को लग रहा है नहीं बच पाएगा भाई, वेंटिलेटर पर है, बिल भी बढ़ रहा है, बंदा भी तकलीफ में है, तो उसको परमिशन दे दी जाती है कि भाई हाँ चले जाओ, अपनी जान छोड़ दो। तो ऐसा ही कहते हैं जो बेकन है ना, वो कहते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन में परमिशन दो कि जो डेथ को ना ईज यानी आसान बनाए और क्विक बनाया जा सके। तड़प तड़प के मरने से अच्छा है आसानी से डेथ हो जाए एक इंजेक्शन लगवा के, जहां एंड जो अंत होगा ना वुड अदरवाइज, जिसको डिले नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, वेयर द एंड वुड अदरवाइज, अगर ऐसी परमिशन नहीं दोगे तो जो एंड होगा सिर्फ उसको डिले करते जाओगे। भाई अब कोई 100 साल का आदमी है, बेचारा बीमार हो गया, वेंटिलेटर पर है, तो उसके एंड को बस डिले कर रहे हो, आज का निकल गया कल का निकल गया, बीमार है वेंटिलेटर पे रख रखा है, ठीक तो होने से रहा। तो उस तरीके की बात कर रहा है, कुछ दिन के लिए आप उसकी एंड को डिले कर दोगे और उस ग्रेट पेन को भी, उस दर्द तकलीफ को भी जो भी वो बंदा झेल रहा होगा। बात क्लियर, बात क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, गड़बड़ की अगर हम बात करते हैं तो सारे बच्चों ने देखा वुड, वुड तो एक मोडाल था, हमने सीखा था भाई मोडाल वर्ब के नालायक बच्चे, इनको कोई ना कोई मेन वर्ब चाहिए। यहाँ कोई ढंग की मेन वर्ब इसने दी ही नहीं, मेन वर्ब नहीं दी भाई इसने यहाँ पर वुड को, तो फिर क्या लगाना था, हमें बी चाहिए था, बी ही तो एक वर्ब देता। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हट गया, ये वाला ऑप्शन हट गया। अब आप पढ़ो वुड बी डीलेड, अगर भाई डीलेड लगा देता तो तुम्हें एक बात बताऊं, जो इंप्रूवमेंट जब भी आती है ना तो भाई जो वर्ड्स दिए होते हैं ना जनरली उन वर्ड्स को हम एमिट नहीं करते। यहाँ अदरवाइज छोड़ दिया इस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन में भी अदरवाइज छोड़ दिया, तो ऐसे थोड़ी दिए गए में गड़बड़ थी, आप उस गड़बड़ को सही करो और अननेसेसरी वर्ड को हटाओ। अदरवाइज तो अननेसेसरी था ही नहीं ना, वो तो बताता है कि भाई अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो क्या होगा, डेथ को डिले कर रहे हो और उसको दर्द भी मिल रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसको करेक्ट करता, वुड बी अदरवाइज ओनली डिलेड, या तो उसको डिले करोगे और ए फ्यू डेज, एक मिनट, वुड बी अदरवाइज डिलेड फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है, एंड एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेट पेन। सी ऑप्शन होता जो इसको क्या करता जी, करेक्ट करता। अब देखो इसके अंदर क्या, जैसे रीजनिंग में नहीं होता था इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन था, वैसा ही रिलेशन नीचे दिए गए वर्ड्स बनाते थे जिसमें से आपको चूज करना था। तो भाई लिक्विड क्या होता है, 3 स्टेट होती है ना, जब तुम छोटे बच्चे होते हो तब तुम्हें पता होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम्हें पता लगता है 5 स्टेट होती है, 2 स्टेट और भी होते हैं। तो भाई ये बात कर रहे हैं 2 स्टेट की, लिक्विड और गैस, यानी ऐसी कुछ स्टेट होंगी। अब तुम पढ़ो, ह्यूमिड होता है नमी, इसी से तो वर्ड बना ह्यूमिडिटी। एरिड होता है एकदम सूखा सा, एकदम सूखा, नीरस सा, बंजर सा। तो ये दोनों तो एक तरह की एंटोनिम थे और कोई भी सेंस इस तरह का रिलेशन नहीं दे रहे थे। स्मोक होता है धुआं, क्लाउड होता है बादल, ऐसे भी कोई बात नहीं कर रहा था जी। डिस्टिलेशन होता है जी एक प्रोसेस जिसमें क्या करते हो, प्योरीफाई करते हो इवेपोरेशन से, और ये तो इसका भी एक प्रोसेस ही होता है जिसमें आप लिक्विड को कुछ प्योरीफाई वगैरह करते हो। तो ना ये आंसर ना ये आंसर, सिर्फ आंसर ये बचता। कैसे बचता देखो, सीरम होता है एक तरह का फ्लूइड, एक तरह का वाटरी सा लिक्विड, और फ्यूम होते हैं कुछ गैसेस, एक तरह की स्मोक, फ्यूम को कहते हैं एक तरह का स्मोक। अब आप देख लो सीरम की स्टेट क्या है, लिक्विड, और फ्यूम की स्टेट क्या है, गैस। बन गया ना पहले वाले से रिलेशन, इसका आंसर बनता ए। अब तुम सारे बच्चों ने पढ़ा था न्यूक्लियर फ्यूजन होता था और फिजन होता था। फ्यूजन में क्या होता था, फ्यूजन में क्या होता था, 2 एटम मिलके परमाणु विघटन होता था ना, ऐसा हिंदी में बोलते थे। 2 एटम मिलके एक बड़ा एटम बना देते थे, उसे कहते थे फ्यूज हुए, और एक ही टूट के 2 हिस्सों से बन जाता था, एक ही टूट के 2 हिस्सों में बन जाता था, उसे फिजन कहते थे। तो अब तुम आंसर पढ़ लो, देखो इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन बॉम्ब क्या होता है जी, हमेशा हमेशा एक्सप्लोज्ड होता है। बॉम्ब क्या होता है, हमेशा हमेशा एक्सप्लोड होता है, फटता है। इम्प्लूजन, अब बॉम्ब फटा बाहर की तरफ फटा, इम्प्लूजन कोई चीज अंदर ही फट गई आपके,
हमारे अंदर क्या, सॉरी मतलब कहीं भी किसी चीज के अंदर ही फट गया, उस चीज में क्या कहते हो जी, इम्प्लोजन। इम्प्लोजन का मतलब होता है टू बस्ट इनवर्ड, अंदर की तरफ ही फट गया, टू बस्ट इनवर्ड, ठीक है। तो ऐसी कोई फटने जैसी सेंस इसने नहीं दी थी। यहाँ अगले में ही मिल गया, फ्यूजन में दो कंबाइन होते हैं, फ्यूजन में एक टूट के दो बनते हैं, यानी सेपरेशन और कॉम्बिनेशन, यही इसका आंसर बनता। अब तुमने देखा इंट्रूजन, देखो इंट्रूजन से ही तो एक वर्ड बना था इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या होता है, घुसपैठिया, तो भाई इंट्रूजन उसी से बना। इंट्रूजन नाउन होता है, इंट्रूडर होता है वो पर्सन जो इंट्रूड करे। तो भाई इंट्रूजन का मीनिंग क्या होता है, जबरदस्ती किसी जगह पर घुसने के प्रोसेस को कहते हैं। और एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन क्या है, किसी जगह से आपको जबरदस्ती बाहर कर दिया जाए, टू पुश आउट, आपको बाहर धकेल दिया। एनिमी फ्रेंड सबको पता ही है। तो भाई यूं कहने में तुम कह देते ये दोनों एंटोनिम थे, लेकिन एंटोनिम तो सारे थे। फिर थोड़ा डिटेल में पता लगा कि इसका लगभग सेम मीनिंग यही था, इसीलिए मैंने इसको आंसर लगाया। अब जल्दी से पढ़ो। डाउट होता है जी शक करना, फेथ होता है किसी पे विश्वास करना। स्केप्टिक होता है शक करना, किसी चीज पर आप बिलीव नहीं करते। पायस होता है पवित्र, एक तरह की होली चीज, यानी कोई सेंस नहीं बनी। एपोस्टेट और स्टेट, स्टेट होता है भाई राज्य, और एपोस्टेट क्या होता है जी, आप अपने धर्म को, आप अपने बिलीफ को त्याग देते हो, किसी बात को मानने से इनकार कर देते हो। इसी का मुझे एक और सिनोनिम याद आ रहा है, प्रोसीलिट, ऐसे करके था, एक बार स्पेलिंग चेक करना, शायद तो यही थी प्रोसीलिट। इसका मीनिंग भी होता है जब आप अपने धार्मिक बिलीफ को, विश्वास को त्याग देते हो, ठीक है भाई। तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी यहाँ भाई, एंटोनिम थे ना, यहाँ डाउट कर रहे हैं, यहाँ फेथ कर रहे हैं, तो ये आपस में एंटोनिम तो है ही नहीं। अब कहते हैं इग्नोक्लास्ट, इग्नोक्लास्ट सेम मीनिंग, कोई पवित्र चीज है उसको सारे मानते हैं, एक बंदा कहता है जी मैं नहीं मानता। तो किसी रिलीजियस बिलीफ का, जनरली किसी एक्सेप्टेबल चीज का विरोध करना। और आइडल होता है हीरो, ये तो हमारा हीरो है, या फिर प्रतिमा, एक तरह का आइकन है, ऐसे भी बात नहीं करता। आंसर आता ए। कैसे आंसर बना। फेथ क्या होता है, फेथ क्या होता है, विश्वास करना। जब आप किसी रिलीजन को मानते हो तो आप किन्हीं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पर क्या करते हो, विश्वास ही तो करते हो। और डाउट, एथिस्ट, एथिस्ट होता है जो किसी चीज पे विश्वास नहीं करता, भगवान वगैरह को नहीं मानता। तो भाई जब आप किसी चीज पे डाउट करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, उसे एथिस्ट ही तो कहोगे, कि भाई आप फेथ ही नहीं कर रहे किसी चीज के ऊपर। यह आंसर था। अगले को पढ़ो। ब्रिक और बिल्डिंग, भाई ब्रिक से बनके, ईंटों से मिलके क्या बनती है जी, बिल्डिंग बनती है। वैसे ही वर्ड से मिलके क्या बनती है, डिक्शनरी बनती है। यानी कंपाइलेशन ऑफ ब्रिक को हम कहते हैं बिल्डिंग, कंपाइलेशन ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं क्या, डिक्शनरी। अब आगे बढ़ो। अल्फाबेट और लेटर, तो ऐसा थोड़ी होता है 26 लेटर मिलके ही तो अल्फाबेट की सीरीज बनाते हैं, ऐसी तो सेंस नहीं दे रहा था भाई। ये सारों का ग्रुप ये बनाता है, यहाँ तो उल्टा काम किया ना, इनका ग्रुप ये बनाता है, तो ऐसा तो रिलेशन नहीं था। फिर इडियम ही लैंग्वेज थोड़ी बनाती है, इडियम क्या होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये ही लैंग्वेज थोड़ी बनाती हैं। प्लेटून और सोल्जर, सोल्जर्स मिलके प्लेटून बनाते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि प्लेटून मिलके सोल्जर बना रही है। तो ये भी आंसर नहीं था, आंसर ही क्या बनता, सिर्फ ए आंसर बनता। अब देखो तुम्हें क्या करना था, आपको नीचे दिए गए वर्ड्स में से वर्ड छांटना था, और वो वर्ड जरूरी नहीं है ऐसा वर्ड छांटो जी जो इनमें ज़्यादातर में फिट हो जाए। जरूरी नहीं है हर एक में फिट हो, लेकिन ज़्यादातर में फिट हो जाए। अब देखो, एडवांटेज होता है फायदा, राइट होता है अधिकार, प्रिविलेज के मीनिंग होते हैं कई सारे। प्रिविलेज का मीनिंग होता है इम्यूनिटी, किसी चीज़ से आपको बढ़त मिल गई, इम्यूनिटी कह लो, कोई सुविधा कह सकते हो। यानी एडवांटेज और राइट का मीनिंग भी एक तरह से प्रिविलेज होता है। एडवांटेज होगी भाई एक सुविधा, और राइट का मतलब अधिकार, ये दोनों मीनिंग भी प्रिविलेज देता है। और प्रिविलेज का एक मीनिंग इम्यूनिटी भी होता है, कंसेशन होता है छूट देना। अब तुम जल्दी से पढ़ लो। प्रोफेशनल स्टडीज हैज़ बिकम द डैश ऑफ द रिच, तो प्रोफेशनल स्टडीज हैज़ बिकम डैश ऑफ द रिच क्या बन गई है, अमीरों के लिए एक उनका प्रिविलेज बन गई, एक तरह का उनका सौभाग्य बन गई है कि भाई उनको ही मौका मिलता है। तो ये वर्ड यहाँ एग्जैक्टली फिट हो रहा था, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज़ द डैश टू स्पीक, ट्रैवल एंड लिव एज ही प्लीजेस, हर बंदे को अधिकार है कि उस तरीके से रहे, बोले, सफ़र करे और अपना रहे। तो भाई उसको अधिकार है, यानी राइट है। अब राइट आ सकता है तो प्रिविलेज भी आ सकता है। यानी तुम देखो ये जो बी वर्ड था ये यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। आगे बढ़ो। ही हैज़ ए डेफिनेट डैश ओवर ऑल हिज राइवल्स, राइवल्स होता है आपके प्रतिद्वंदी। कहते हैं भाई उसके पास में डेफिनेटली ही कोई इम्यूनिटी होगी अपने शत्रुओं के सामने। तो एडवांटेज भी आ सकता था, प्रिविलेज भी। तो देखो यहाँ भी प्रिविलेज, यहाँ भी प्रिविलेज, यहाँ भी प्रिविलेज। अब मुझे बताओ इतने सारों में प्रिविलेज आ गया। आगे बढ़ो।
शेरॉन नो लॉन्गर हैज़ द डैश ऑफ द कंपनीज बंगलो एंड कार। तो भाई शेरॉन का ना अब अधिकार नहीं है कंपनी के बंगले के और घर के ऊपर। तो भाई बच्चों आपको पता ही है, अधिकार था, राइट था तो प्रिविलेज आ सकता था, यानी सारे के सारे वर्ड्स में ये वर्ड आ सकता था। यही आपका आंसर था, वही वर्ड तो छांटना था जो ज़्यादा बार आए। ये नहीं है हर एक में, ये तो यहाँ आ गया लेकिन ज़्यादा बार आए। अब तुम आगे बढ़ो, देखो आगे क्या कहता है, पीपल सेंस्ड डैश। तो भाई क्या सेंस किया होगा, एक्सीडेंट को तो सेंस नहीं किया जा सकता। पीपल सेंस्ड ट्रेजिडी या फिर डिजास्टर या फिर कैलेमिटी। ट्रेजिडी एक तरह की होती है भाई, एक तरह की दुर्घटना टाइप, डिजास्टर भी वही मीनिंग देते हैं और कैलेमिटी भी वही मीनिंग देता है। तो यहाँ तो मुझे लगा पीपल सेंस ट्रेजिडी, डिजास्टर या फिर कैलेमिटी। भाई ट्रेजिडी को तो देखो सेंस नहीं किया जा सकता, डिजास्टर को सेंस किया जा सकता है। डिजास्टर से ही तो हम कहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, प्रकृति का कोई बुरी चीज होने वाली है। डिजास्टर या कैलेमिटी यहाँ आ सकता था, ठीक है। अब तुम आगे बढ़ना, ए बैड डैश केस हैड कम इन ए पर्सन विद ए स्मैश्ड आर्म। ए बैड डैश केस, यहाँ मेरे हिसाब में कोई टाइपिंग का एरर हो गया, यहाँ दो फिलर नहीं आने थे, एक वर्ड छूट गया जिस वजह से सेंस निकाली नहीं जा पा रही, तो इसको एक बारी छोड़ दो। स्मैश का मीनिंग होता है टुकड़े टुकड़े होना। आप गेम वगैरह खेलते हो, कैंडी क्रश वगैरह, उसमें नहीं आता स्मैश, भाई उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई आदमी था जिसकी बाजू के टुकड़े टुकड़े हुए थे। अब यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं निकल पा रही, कोई एक मिस टाइपिंग का एरर हो गया, इसको छोड़ो एक बारी। अब तुम पढ़ो सी को, एंड देन विदाउट वार्निंग डैश स्ट्रक। बिना वार्निंग के हो गया, क्या स्ट्रक हो गया। तो भाई विदाउट वार्निंग डिजास्टर स्ट्रक। क्या स्टक हुआ जी, डिजास्टर हुआ। आगे फिर कहता है द डॉग्स वर द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ ओन कमिंग डिजास्टर। साइंस ऑफ ओन कमिंग डिजास्टर। देखो तुमको एक बात पता है, एक्सीडेंट तो हमने हटा ही दिया था भाई, ट्रेजिडी और कैलेमिटी के अंदर दोनों मीनिंग आ गए डिजास्टर वाले। डिजास्टर सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, सबसे बुरी चीज है। कहीं बिल्डिंग ढह गई, मैं उसको भी डिजास्टर कह सकता हूँ। भूकंप आ गया, उसको भी मैं डिजास्टर कह सकता हूँ। कोई एक्सीडेंट हो गया, हम उसको भी कह सकते हैं। यानी आप यूं समझते, यही इकलौता वर्ड है जो इन तीनों के मीनिंग को कन्वे करता है, और वही वर्ड चूज होगा। जैसे पहले वाले में आपने देखा था, राइट भी था, एडवांटेज भी था, और प्रिविलेज के अंदर ये दोनों मीनिंग निकलते थे, तो हमने प्रिविलेज को किया था। और देखो वहां कंसेशन भी था, कंसेशन का मीनिंग होता है छूट। मैंने बताया था ना, इम्यूनिटी, यानी उन तीनों वर्ड्स को वही कंटेन कर रहा था, तो वो फिट ज्यादा बार होएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह भाई ये डिजास्टर इन तीनों वर्ड को कर रहा है कंटेन, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा बार डिजास्टर वर्ड ही यूज होगा। बात क्लियर है क्या। अब एक बार 18 को पढ़ो, The men there have fought dash and emotional withdrawal and were more capable of helping Jim. अच्छा एक सेकंड पढ़ो, but dash does occasionally inflict all the adults. A person who is deeply hurt feels very dash. It is hard to survive this feeling of dash. भाई कैसी फीलिंग हो सकती है। लोनली तो एक एडवर्ब थी, यहाँ कोई नाउन चाहिए, आपको भी पता है, ठीक है। ये भी नाउन था, ये भी नाउन था, लेकिन मुझे पता लगा कि भाई डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा बन गए। इट इज़ हार्ड टू सर्वाइव। ट्रबल तो यार एक मुसीबत होती है, और ट्रबल में कोई बंदा लोनली फील कर भी सकता है, लेकिन कहता है जब बंदा डीपली हर्ट होता है। तो मुझे ना थोड़ी सी सेंस निकालनी आई कि भाई डिप्रेशन ज़्यादा बार यूज़ होगा। देखो, बट डैश डज अकर इन्फ्लिक्ट ऑल दी एडल्ट, लेकिन कहता है कि जो डैश है ना वो ओकेजनली होता रहता है, चपेट में लेता रहता है किनको, एडल्ट को। भाई एडल्ट की एज में क्या होता है, डिप्रेशन, तनाव अक्सर हो जाता है कई बातों के लिए। तो यहाँ से पता लगा डी आना चाहिए। यहाँ भी मैंने देखा डी पूरी तरह से फिट हो जाएगा, हालांकि सी में फिट नहीं होगा। अब आगे पढ़ो, द मैन देयर हैव फॉर डिप्रेशन और इमोशनल विड्रॉल एंड वर मोर कैपेबल ऑफ हेल्पिंग जिम। कहते हैं भाई उस आदमी ने भी डिप्रेशन को और इमोशनल विड्रॉल इन चीज़ों को झेला था, तो वो हेल्प कर सकता था जिम की। भाई यहाँ भी डिप्रेशन आ सकता था, यानी डिप्रेशन वर्ड बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन से दूर रहना है। ज़िंदगी में अगर कुछ भी अवॉइड करो तो सिर्फ डिप्रेशन को अवॉइड करना, ठीक है। पॉजिटिव रहो, फैमिली से के साथ टाइम स्पेंड करो, पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अब आगे पढ़ो, देखो क्या कहते हैं, आई हैव ए स्मॉल पावर ऑफ डैश। तो मेरे पास ना एक पावर है डैश चीज़ की। किस चीज़ की भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग की कभी पावर नहीं होती बच्चों, मिसअंडरस्टैंडिंग की पावर नहीं होती। इल्यूजन होता है भ्रम हो जाना, भ्रम पैदा हो जाना, वो भी पावर नहीं होती। हेल्यूसिनेशन भी एक तरह की इमेजिनेशन होती है, और जनरली एक तरह की बीमारी होती है ये,
एक तरह की बीमारी होती है, आपको वो चीज़ें दिखती है जो है ही नहीं। तो बच्चे वो भी पावर नहीं है, पावर तो ना इमेजिनेशन की होती है, आपकी कल्पना ही आपकी क्या है जी, ताकत है। अगला बढ़ो, डाउन विद द वेरी हाई फीवर ही सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट फिल्स ऑफ डैश। यहाँ भी इमेजिनेशन आ सकता था। देर आर नाउ बाइटर एनिमीज ऑल बिकॉज ऑफ ए, दे आर नाउ बाइटर एनिमीज ऑल बिकॉज ऑफ ए, कहते हैं भाई अब वो ना बुरे शत्रु है, क्यों, बिकॉज ऑफ ए स्मॉल। अब यहाँ इमेजिनेशन नहीं आ सकता क्योंकि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो मुझे पता लगा यहाँ इमेजिनेशन, यहाँ इमेजिनेशन। अगले में पढ़ो, हर डैश इज द मोस्ट क्रिएटिव थिंग शी हैज़ एवर पोजेस। उसके पास मोस्ट क्रिएटिव थिंग है जो उसने कभी भी उसके पास रही है, तो क्या है वो, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन तो क्रिएटिव थिंग है, इल्यूजन हेलुसिनेशन ये चीज़ क्रिएटिव थोड़ी है भाई, है ना। तो यहाँ इमेजिनेशन बनता, बी इसका आंसर बनता। बात क्लियर। अब तुम जल्दी से पढ़ लो इस वाले को। देखो इसके अंदर क्या कहता है, जिसके अंदर क्या सेंस जनरेट करवा रहा है। कम्युनिज्म स्टेट्स दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट लिव फॉर द डैश, मस्ट लिव फॉर द डैश, ठीक है। ऑप्शन पढ़ो, स्टेट, गवर्नमेंट, नेशन या फिर कंडीशन। तो भाई कोई भी इंडिविजुअल कभी भी गवर्नमेंट के लिए नहीं रहता, हम हमारे देश के लिए रहते हैं, हम हमारे राज्य के लिए रहते हैं। लिव फॉर दी कंडीशंस, कंडीशन जैसी भी कोई बात नहीं आती। आगे बढ़ो, द डैश ऑफ द अफेयर ऑफ द नेशन इज डेप्लोरेबल। तो भाई द डैश ऑफ द अफेयर्स, अफेयर्स का क्या होगा, नेशन होगी, स्टेट होगी। अब स्टेट के कई मीनिंग निकल गए ना, एक तो स्टेट का मीनिंग हो गया वो राज्य जहाँ पर हम रहते हैं, और एक स्टेट का मीनिंग हो गया अवस्था। तो भाई यहाँ पर भी स्टेट आ सकता था, यहाँ भी स्टेट आ सकता था। आगे बढ़ो, स्टेट्स हैव बीन लेड डाउन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स दी स्टेटसमैन। भाई यहाँ भी स्टेट आता। अब आगे देखो तुम क्या कहो, ये पता है किस बारे में बात कर रहे हैं, शायद यूँ एकदम पढ़ के समझ नहीं आया। भाई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको पता ही है, नाम में लिख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यानी बहुत सारी स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से एक देश बना जिसको कह दिया यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप उस स्टेट के अंदर रहते हो तो आपका क्या अधिकार है, ये अधिकार किसने दिया, ये चीज़ यूनाइटेड नेशन ने दी, यूनाइटेड स्टेट ने दी। तो यहीं से एक बात पता लग रही थी कि बात ही स्टेट के बारे में हो रही है। नो स्टेट हैज सक्सीड इन गेनिंग कंप्लीट ऑटोनॉमी फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। किसी भी राज्य को कंप्लीट ऑटोनॉमी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिली, कहाँ से, फेडरल गवर्नमेंट से। तो भाई सारे में स्टेट वर्ड लगता है एग्जैक्टली, इसका आंसर भी क्या बनता, स्टेट ही बनता। अब तुम देखो इसके अंदर एरर ढूंढने थे, भाई इसमें भी ऑप्शन में गड़बड़ होगी, एरर ढूंढने थे तुमको, जिसके अंदर एरर नहीं था उनको मार्क करना था, ठीक है। तो देखो, इन 1849 ए पुअर बेवेरियन इमिग्रेंट नेम्ड लेवी स्ट्रॉस, कोई भी एरर नहीं, बिल्कुल ओके था। लैंडेड इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, कोई गड़बड़ नहीं। एट द इन्विटेशन ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ डेविड स्टन, नो एरर। ओनर ऑफ, किस चीज़ का ऑनर है, ओनर ऑफ ड्राई गुड्स बिजनेस, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। यानी ए बी सी डी में कोई भी ग्रामर का एरर नहीं। ई पढ़ो, दिस ड्राई गुड्स बिजनेस वुड लेटर बिकम। अरे तुम सब बच्चों को पता है क्या भाई, वुड एक मोडाल है, मोडाल के बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म लगानी थी तो यहाँ बिकेम क्यों लगाया, यहाँ या तो बिकम लगाता, और बिकम लगाता तो ढंग से सेंस जनरेट नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुझे पता लगा वुड बी आना था। ये भी तुम्हें नहीं पता लगता, सेंस से पता लगता कि भाई वुड बी आना था कि आज उस बिजनेस को इस नाम से जाना जाता है, ये कंपनी उन्होंने खोल ली। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता लगा तो बस इतना ही सोच लेते कि वुड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे, मोडाल के बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म। तो भाई ई में इसने क्या कर दी जी, गड़बड़ कर दी। ई में इसने गड़बड़ कर दी, कहीं भी इसने ई को ऑप्शन ही नहीं दिया, या फिर ई को ऑप्शन ही नहीं दिया तो भाई फिर क्या करें। इसने पूछा कि सारे सही बता दो इनमें से, या तो गलत चूज करो या सही चूज करो। अब गलत तो मुझे पता है ई है, सही है ए बी सी डी, तो ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिया यहाँ, या तो सी लिखना रह गया, ठीक है। एरर मैंने आपको सारा बता ही दिया। अब तुम एक बारी जल्दी से इसको पढ़ो। इन रिस्पॉन्स टू द एलिगेशंस एंड कंडेमनेशंस पोरिंग इन, कोई गड़बड़ नहीं है, कहता है आलोचनाओं का और आरोपों का जो कि उन पर पढ़ रहे थे उनका जवाब देते हुए, इन रिस्पॉन्स टू देम, कोई गड़बड़ नहीं, नो एरर। नाइक इम्प्लीमेंटेड, नाइक ने क्या किया जी, इम्प्लीमेंटेड किया कॉम्प्रीहेंसिव चेंजेस इन देयर लेबर पॉलिसी। तो लेबर पॉलिसी किसकी है, नाइक की है। एक नाइक अकेला है तो यहाँ पर देयर की बजाय क्या लगाओ, इट्स लगाओ, इट्स लगाओ, यानी बी में तो हर हाल में गड़बड़ है। अब तुम चूज करो। Perhaps sensing the rise tide of global labor concerns, तो perhaps sensing that, क्या सेंस किया उसने, that the rising tide of global labor concern। यहाँ भाई
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ भाई, तो देखो नाइक के लिए देयर नहीं, नाइक के लिए क्या आता, इट्स आता, यानी बी में गड़बड़ थी। सी को हमने पढ़ लिया था, यहाँ दैट लगाना था, सेंस से पता लगा। आगे कहते हैं फ्रॉम द पब्लिक वुड बिकम ए प्रोमिनेंट मीडिया इशू, कोई गड़बड़ नहीं थी। आगे कहता है नाइक सोट टू बी ए इंडस्ट्री लीडर, अरे ए नहीं इंडस्ट्री लगा दी, वॉवल साउंड आ रही है तो आपको लगाना पड़ेगा एन, यानी तुम्हें पता लगा गड़बड़ किसके अंदर थी जी, गड़बड़ थी बी सी और ई के अंदर। देख लो ऑप्शन में दे रहा है बी सी और ई के अंदर गड़बड़ थी। अब आप जल्दी से पढ़ लो एक बारी इन फिलर्स को। देखो क्या कहता है, कहते हैं द जेनोसाइड्स इन बोस्निया एंड रवांडा अपार्ट फ्रॉम बीइंग misdescribed in the most sinister and dash manner as ethnic cleansing were also blamed in further hand washing rhetoric on something dark and inferior to dash and perpetrators alike। भाई जो जेनोसाइड हुआ ना, नरसंहार हुआ बोस्निया और रवांडा में, इसको ना मिस डिस्क्राइब किया गया, मतलब डिस्क्राइब गलत तरीके से दिखाया गया, ऐसा ऑथर कहता है, पता नहीं क्या हुआ था। इन द मोस्ट सिनिस्टर, सिनिस्टर होता है अशुभ या एकदम डरावने तरीके से, एंड डैशमैन, यानी यहाँ सिनिस्टर एक नेगेटिव था, एडजेक्टिव था, तो यहाँ भी आगे एंड जोड़ रहा था, तो एंड किसको जोड़ता है, एक नेगेटिव एडजेक्टिव को ही जोड़ता, यानी मैनर कैसा था, डरावना या फिर कुछ और होगा। तो भाई इनोवेटिव तो एक पॉजिटिव टर्म है, एन्चेंटिंग होता है मंत्रों का उच्चारण करना, ऐसी तो कोई सेंस नहीं दे रहा था, या तो ट्रेजिक हो सकता था भाई, है ना, और एक्जिजेंट होता है अत्यंत आवश्यक या फिर सख्त डिसिप्लिन, ऐसे भी कोई बात नहीं करता, तो आंसर बचता है दो में से। अब देखो ट्रेजिक होता है एक तरह का ट्रेजिडी हादसा, और इनजेनियस होता है भाई ऑनेस्ट, और डिसइनजेनियस होता है एकदम कुटिल, एकदम कपटी तरीके से, एकदम बैड वे से, घटिया तरीके से। भाई यहीं से पता लगा, सिर्फ एक यही हिंट मिला कि सिनिस्टर एक बहुत नेगेटिव वर्ड था, और इसी के साथ में क्या लगाया, डिसइनजेनियस मैनर, की जो नरसंहार था उसको किस हिसाब से दिखाया गया टीवी के ऊपर, उसको डरावना और कुटिल तरीके से दिखाया गया कि ये तो एथनिक क्लीनिंग है इनकी। वर ऑल्सो ब्लेम्ड, और उसको साथ ही साथ कैसे ब्लेम किया गया, फर्दर हैंड वॉशिंग रियोटेरिक, रियोटेरिक होता है अपनी स्पीच वगैरह देना, भाई अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने क्या स्पीच दी, ऑन समथिंग डार्क, की कोई डार्क है, कोई खराब चीज़ हुई और इन्फीरियर हुई, किसको हुई, डैश को भी और परपेटर्स अलाइक, जितना उनको नुकसान हुआ इतना ही उनको। परपेटर होता है क्रिमिनल, भाई वहाँ पे लोगों को मारा, क्या नाम था उस देश का, एक तो रवांडा था और एक बोस्निया था, तो उसको ना टीवी पे गलत तरीके से दिखाया गया, और ये दिखाया गया कुछ ऐसी बात कर रहा है भाई जैसा नुकसान विक्टिम्स को हुआ जो रह रहे थे, वैसा ही नुकसान करने वालों को भी हुआ जिन्होंने पहुंचाया था, इस तरीके की कोई बात कर रहा था। इसका आंसर लगाते हैं आप सी आंसर लगाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके अंदर था भाई, थोड़ी सी टिपिकल सी चीज़ थी, समझने में दिक्कत हुई होगी। देखो आगे क्या कहता है, एक सेकंड आगे कहता है जी, एज नेविगेटर्स कैलेंडर मेकर्स एंड अदर डैश ऑफ द नाइट स्काई एक्यूमुलेटेड एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी। भाई जो नेविगेटर है, कैलेंडर बनाने वाले हैं, और डैश है जो नाइट स्काई का, उन्होंने एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया किस चीज़ को, एविडेंसेस को, जो किससे थे जी, ऑपोजिट थे, कॉन्ट्रेरी थे, किन से, एंशियंट एस्ट्रोनॉमर से, जिनको फोर्स किया गया था कुछ करने के लिए कि भाई जो सर्टेन बॉडीज होती है वो मूव करती है सर्कल्स में, पॉइंट्स के अराउंड, और बाद में ऐसा पता लगा कि वो जो सर्टेन बॉडी है वो मूव तो करती है सर्कल में, लेकिन पॉइंट के अराउंड नहीं, अर्थ के अराउंड घूमती है। तो भाई इन सारे लोगों ने क्या किया होगा, देखो नेविगेटर भी थे, कैलेंडर मेकर भी थे, अदर डैश भी थे, तो ये सारे क्या थे, स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते थे। फोर्स टू डैश, तो क्या किया होगा, फोर्स टू बिलीव, किसी को ना जोर जबरदस्ती करके विश्वास थोड़ी दिलवाया जा सकता है, उसको डराया जा सकता है। भाई किसी को धोखे में रख के तो आप विश्वास दिला सकते हो, ऐसा थोड़ी है हमारे सर पे कोई बंदूक रख दे के विश्वास कर, तो विश्वास थोड़ी होगा, हम उसकी बात मान लेंगे। फोर्स टू बिलीव भी सेंस नहीं देता था। अब बारी है स्क्रूटनाइजर्स, ऑब्जर्वर या फिर दो ही बचे, स्क्रूटनाइजर या फिर ऑब्जर्वर। तो भाई क्या किया होगा, एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर वर फोर्स टू सजेस्ट, सजेस्ट भी नहीं किया होगा, उन्होंने मान लिया होगा, और मान लिया था ना, तो मुझे पता लगा भाई ए सी ई तो हट गया, या तो आंसर है डी या फिर आंसर है बी। अब चूज करो कॉन्सीड या फिर एग्री। तो भाई आ तो दोनों ही सकते थे, लेकिन फिर वही बात आ गई, थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड अगर इसने देखा तो वो कंसीड था। एग्री होता है किसी बात पर, किसी पॉइंट पर आप मान गए। कॉन्सीड जनरली में होता है भाई कोई चीज़ थी, कोई सेट ऑफ रूल्स था या कोई और चीज़ थी जिसको आपने मान लिया, हालांकि दोनों का सेम मीनिंग था, लेकिन फिर भी
फॉर्मल के हिसाब से इन्होंने आंसर इस डी को माना था। अब एक आधा तो ऐसा होता ही है जो सेम मीनिंग हो, थोड़ा सा उनकी एग्जामिनर के माइंड सेट पे डिपेंड करता है फिर क्या आंसर बना। डी आंसर माना था इसका। जल्दी से 25वें को पढ़ लो। देखो, एवरी ह्यूमन बीइंग आफ्टर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ हिज लाइफ इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। On the one hand there is his dash endowment and on the other hand there is the effect of environment including dash। तो भाई हर इंसान अपने जन्म के कुछ समय के बाद एक प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का, दो चीज़ों का। एक तो वो चीज़ जो उसकी एंडोमेंट हो, एंडोमेंट का मीनिंग क्या होता है, एप्टीट्यूड, उसकी एक इंटेलेक्चुअल पावर, उसकी सूझबूझ की शक्ति, क्षमता, जो उसको इन बर्थ उसका एप्टीट्यूड है। और दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का जो इंक्लूड करता हो, क्या इंक्लूड करता हो, डैश नहीं पता। तो भाई वेदर और क्लाइमेट सिर्फ एनवायरनमेंट को देख के कंफ्यूज करवाने के लिए दिए कि बच्चे इसे देखते ही लगा दें। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो भाई उसका मेरे माइंड पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ एनवायरनमेंट का मतलब था, यहाँ एनवायरनमेंट का मतलब था आप किस माहौल में रहते हो, आपके पास कैसे लोग हैं, उसी चीज़ से एक इंसान बनता है कि भाई जन्म से बाय बर्थ उसे क्या चीज़ें मिली और अब वो कैसे लोगों के आसपास रह रहे हैं, उसे कैसे संस्कार मिल रहे हैं। तो वेदर और क्लाइमेट जैसी इसने बात सिर्फ आपको बहकाने के लिए दी, ठीक है। देयर इज हिज इकोनॉमिक एंडोमेंट, तो इकोनॉमिक एंडोमेंट जैसी तो कोई बात नहीं, एंडोमेंट तो होता है एप्टीट्यूड, एंडोमेंट क्या हुआ जी उसका एप्टीट्यूड, तो इकोनॉमिक एप्टीट्यूड तो कोई सेंस नहीं दे पा रहा था। बारी आई दो, या तो फिर बना कंजेंशियल या फिर क्या बना जी जेनेटिक, क्या बना जी कंजेंशियल या फिर क्या बना जेनेटिक। एक सेकेंड, हाँ, अब भाई कंजेंशियल होता है जन्मजात जो चीज़ हो, और जेनेटिक भी वही चीज़ होती है जो आपको बाय बर्थ मिली हो, आपके पेरेंट से मिली हो, यानी ये दोनों वर्ड तो बिल्कुल ओके थे। लेकिन फिर बात क्या आई कि एक तो वो चीज़ जो आपको बाय बर्थ मिली, जो आपकी एप्टीट्यूड इंटेलेक्चुअल जो थी आपको बाय बर्थ मिली आपके पेरेंट से, जीन से, और दूसरी चीज़ जो कुछ भी एनवायरनमेंट ने आपको सिखाया। पेडागोजी का मीनिंग ये होता है प्रोसेस ऑफ टीचिंग, तो चीज़ आपको एनवायरनमेंट ने सिखाई, इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड आया। और भाई एंडोमेंट जो एप्टीट्यूड होता है वो कंजेंशुअल नहीं था, वो तो जेनेटिक होता है ना। हम कहते भी तो हैं कि भाई ये तो बहुत बुद्धिमान बच्चा है, ये तो इसके ऊपर गया घर पे, तो ऐसी ही बात करते हैं। एप्टीट्यूड तो जनरली आपके जीन्स पे डिपेंड करता है कि हमारे जीन्स कैसे, कंजेंशियल जैसी सेंस यहाँ नहीं निकलती थी, इसीलिए इसने ई को आंसर बनाया। अब तुम आगे बढ़ो, देखो क्या है जी, एक है फ्यूम, फ्यूम से तो तुम अभी भी पढ़ के, या एक स्मोक जैसा, फ्लिथ होता है कुछ गंदा, एरोमा होता है एक सुगंधित खुशबू, और स्टेंच होता है एक स्मेल, एक अनप्लीजेंट सी स्मेल। तो यहाँ एंटोनिम बताने थे, तो ये दोनों एंटोनिम हुए, ये होती है अच्छी स्मेल, ये होती है बैड, है ना। तो भाई बी और सी इसका आंसर लगता, फर्स्ट ही इसने आंसर दिया था। जल्दी से पढ़ लो आगे क्या है जी, शैलो, वाइचल, ओस्टेंसिबल, प्रोफाउंड। तो भाई शैलो क्या होता है, देखो शैलो होता है जिसकी गहराई ना हो, ठीक है, छिछला वर्ड होता है एकदम हिंदी में, प्रोफाउंड होता है एकदम गहरा। तो भाई यहाँ ए और डी एग्जैक्ट एंटोनिम थे, ठीक है। ओस्टेंसिबल या वाइचल इसका आंसर नहीं लगता। अब बढ़ो 28 पे। 28 पे क्या होता है, डेटोरिएट होता है किसी चीज़ का और ख़राब होना, फ्लोरिश होता है जी किसी चीज़ का बढ़ना, ग्रो करना। आंसर बनता ए और डी। हालांकि ये भी थोड़े थोड़े सेम मीनिंग देते थे। जूम का मीनिंग होता है बढ़ जाना और वेन का मीनिंग होता है घट जाना, तो देखने में तो ये भी एंटोनिम थे, लेकिन आंसर माना तो आंसर इन दोनों को माना गया था, ए और डी को। अब तुम 929 को पढ़ो। देखो एम्फेसाइज होता है किसी पर दबाव डालना, किसी को प्रेरित करना, मोटिवेट करना। डिले होता है किसी चीज़ को टालना। हेल्प होता है किसी की सहायता करना। हैम्पर होता है रुकावट पैदा करना। वो पिक्चर सुनी थी तुमने सलमान खान की, उसमें बॉडीगार्ड पिक्चर में कहता है कि तुम हम पर एक एहसान करना कि हम पर कोई एहसान मत करना। भाई मतलब कोई रुकावट पैदा मत करना, इस तरीके से इस वर्ड को याद करा था मैंने। तो अब हेल्प मदद और हैम्पर रुकावट, यानी सी और डी इसका एग्जैक्ट एंटोनिम थे आपस में। टिमिड होता है डरपोक, ओडेशियस होता है बोल्ड, और जनरली भी ऐसा बोल्ड जो कोई भी वाहियात हरकत कर सकता है। पावरफुल ताकत वाला, वॉयलेंट होता है जी उग्र। तो टिमिड डरपोक और ओडेशियस बोल्ड, ए और बी इसका पेयर बनता, फिफ्थ इसका आंसर हो जाता। ये थी हमारी आज की शीट। आज की शीट में आपके लिए कोई भी होमवर्क नहीं था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई है तो लाइक करना, नहीं आई तो डिसलाइक करना, कमेंट्स में बताना क्या गड़बड़ होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।